हमने बचपन से अलेक्जेंडर और पोरस के युद्ध की कई कहानियां सुनी हैं। आज मैं इस कहानी का आपको एक फैक्ट बताता हूँ। अलेक्जेंडर ने जब पोरस पे अटैक किया था तो उसके सामने दो प्रॉब्लम्स थी। पहली कि उस वक्त मानसून सीजन था, और दूसरा झेलम रिवर, जिसको ग्रीक में हेडास्पस कहते थे, वो पड़ती थी। अब अलेक्जेंडर से बहुत बड़ी थी पोरस की आर्मी, और उसके अंदर थे रथ, चैरियट्स और हाथी, जिसका सामना कभी अलेक्जेंडर की सेना ने नहीं किया था। तो अलेक्जेंडर ने एक चाल चली। अलेक्जेंडर ने क्या किया, अपना एक छोटी टुकड़ी जिसको खुद लीड करके वो नॉर्थ की तरफ गया, और नॉर्थ से उसने एक जगह टैक्टिकल पॉइंट पोजीशन देके वहाँ से रिवर क्रॉस करके पोरस पे पीछे से सरप्राइज अटैक करने का सोचा, और उसने वो किया भी। बट वो जो हिमालयन ट्रेन है, इट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो जिसको वो बैंक समझ रहा था झेलम का दूसरी तरफ का, वो एक्चुअली एक आइलैंड निकला। अब मुसीबत ये कि अब उसको जितनी उसने रिवर क्रॉस की थी उतनी ही इसको फिर से क्रॉस करनी पड़ेगी। तो खैर बहरहाल उसने क्रॉस की, लेकिन जब तक उसने क्रॉस करता तब तक रात गुजर चुकी थी, दिन हो चुका था, और पोरस को उसकी मूवमेंट का पता चल चुका था। पोरस ने अपनी आर्मी उसकी तरफ मोड़ी, सो हिज सरप्राइज एलिमेंट वॉज गॉन। लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी चाल फिर बदली, और अपनी चाल बदल के उसने अपनी जो छोटी सी टुकड़ी लेके आया था उसको दो हिस्सों में बांटा और साइड से पोरस को हमला किया। इन द मीन टाइम जो उसकी मेन आर्मी थी, जब उसको पता चला कि युद्ध छिड़ गया है, तो उन्होंने भी झेलम को क्रॉस किया और पोरस पे अटैक किया, और पोरस पे फिर फाइनली तीन तरह से हमला हो गया। कॉन्सिक्वेंटली पोरस गॉट डिफीटेड। वेदर ही गॉट डिफीटेड और नॉट, दैट इज स्टिल पॉइंट ऑफ डिबेट। बट वाई एम आई टेलिंग यू दिस स्टोरी? The reason that I am telling you this story is that whether it is battle or it is a court case, you can't go with a predefined strategy. So what we call it is that you have to always be thinking on your feet. जैसे अलेक्जेंडर ने किया, तभी अलेक्जेंडर को ग्रेट मानते हैं। और अगर आप ग्रेट बनना चाहते हैं या आप अपना केस जीतना चाहते हैं, तो यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट निशांत बरियोक। आज मैं आपको क्रिमिनल कोड की उस पहलू के बारे में बताऊंगा जिसकी जिज्ञासा हम सब रखते हैं, और कभी ना कभी जब क्रिमिनल केस होता है तो उसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप पुलिस को कंप्लेंट करते हैं और पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो आपके पास एक रास्ता रहता है। वो है कि आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पे, इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ पे आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करिए। जब आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसमें आप दो सेक्शन वो करते हैं, 156(3), जिसमें आप एफआईआर दर्ज हो ऐसी प्रेयर करते हैं, या आप कहते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब खुद संज्ञान लें, कॉग्निजेंस लें, और उसको एज अ प्राइवेट कंप्लेंट ट्रीट किया जाए। दैट इज अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। अब पॉइंट ये आता है कि एफआईआर कब करानी है और प्राइवेट कंप्लेंट की तरह ट्रीट कब कराना है। ये एक दुविधा है जिसमें वकील हों, जो आपके एडवोकेट हों या आप खुद हों, आप हमेशा आप में दुविधा रहती है। देखिए, इसमें द वे आई हैव इवॉल्व माई स्ट्रेटजीज कि आमतौर पे हर एडवोकेट को पता होता है कि वो जब कंप्लेंट डालेगा तो मजिस्ट्रेट साहब किस तरह के ऑर्डर्स देंगे। देयर आर सर्टन मजिस्ट्रेट्स who are forthcoming in ordering FIR, and there are certain who are not. कुछ मजिस्ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो पुलिस की जब एटीआर मंगवाते हैं उसमें बहुत छोटा टाइम देते हैं। कुछ मजिस्ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो पुलिस में काफ़ी ज़्यादा पुलिस को टाइम देते हैं एटीआर के लिए, एंड इसके अंदर सिर्फ इट्स द स्पीड विच मैटर्स। तो सबसे पहले बात आती है कि आप किस इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ डालेंगे। Depending on the experience you have with the magistrate, you will see that which jurisdiction you want to create. अब मिसाल के तौर पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जहाँ पे आप 420 इन्वोक करते हैं। जब पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस कहती है ये तो पैसे के लेन देन का मामला है, ये सिविल केस है, तो उसमें अब एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका बिल्डर के साथ डिस्प्यूट है, तो आप कब जुरिस्डिक्शन कहाँ की बनी?
जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की, या जहाँ पे बिल्डर का ऑफिस है वहाँ की, दो बन गई। अब अगर ये दोनों जुरिडिक्शन में से कोई आपको सूट करती है, गो अहेड एंड फाइल द कंप्लेंट। तो अगर आपको लगता है कि दोनों में से कोई भी आपको सूट नहीं कर रही, तो फिर तीसरा मामला ये होता है कि आप जो आपकी डिज़ायर्ड जुरिडिक्शन है जिसमें आपको लगता है बन सकती है, अब वहाँ पे आप एग्रीमेंट हुआ आपका, ऐसा कुछ एविडेंस दे के, अगर आपका मतलब आई वुड नॉट से दैट यू हैव टू क्रिएट द एविडेंस, बट मतलब जहाँ पे आपकी बिल्डर के साथ कोई बात हुई हो, मे बी आपका ऑफिस लोकेशन, आप वहाँ की भी कोशिश कर सकते हैं जुरिडिक्शन बन जाए, डिपेंडिंग विच जुरिडिक्शन सूट्स यू द मोस्ट। अगेन इट गोज दैट हाउ मच ऑफ what kind of experience you have with the पुलिस देयर, द लोकल पुलिस स्टेशन और द मजिस्ट्रेट देयर। मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा इस पर। ये तो पहला होता है कि आपको जुरिडिक्शन कौन से थाने की और कौन से मजिस्ट्रेट की बनानी है। वंस यू क्रॉस दिस स्टेज, फिर आता है कि आपने एफआईआर दर्ज करवानी है या नहीं। देखिए, बाय फार लार्ज ये मान के चलिए, अगर एफआईआर इंसिस्ट करते हैं आप, और बिल्डर या ऑपोजिट पार्टी बहुत ही स्ट्रांग पार्टी है, और एफआईआर हो भी जाती है, ट्रस्ट मी, पुलिस विल फाइल द एफआईआर, यू विल बी हैप्पी, बट पुलिस विल नॉट डू एनीथिंग, दे विल जस्ट ले हैच एग्स ऑन इट। अब ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? ऐसा हो गया तो फिर आप 156(3) के अंदर एक और एप्लीकेशन लगाएंगे फॉर कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की। अब जब कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की आप डालते हैं तो उसमें हर 15 दिन पे मजिस्ट्रेट साहब डेट लगाएंगे और आईओ को आकर स्टेटस रिपोर्ट देनी पड़ेगी। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्रिमिनल केसेस के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पावर बहुत कम होती है। असली पावर तो फिर आईओ के हाथ में ही होती है। इफ इन केस आईओ स्टिल वांट्स टू टेक यू फॉर राइड, ही विल कंटिन्यू डूइंग दैट। और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे केसेस ऐसा होता है। अब क्या करें? तो ऐसे केस में जब आपको लगता है कि पुलिस इज नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विद यू डिस्पाइट यू हैव फाइल्ड द एफआईआर, एंड योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट टू गेट द एफआईआर रजिस्टर्ड बट get your money out or get the justice, then what perhaps you can do is, or what I normally do is that, again, it's the matter of thinking on the feet. हम एफआईआर दर्ज कराने की जगह क्रिमिनल कंप्लेंट में प्रोसीड करना बेहतर समझते हैं। अब इससे दो बातें होंगी। अगर सीआरपीसी 200 के अंदर मूव हुआ है तो आपके पहले बयान होंगे, बयान के साथ साथ आप अपनी बाकी विटनेसेस और प्री सबमिटिंग एविडेंस देंगे। जब आप वो देते हैं और कोर्ट को लगता है कि मैटर इंक्वायरी के लायक है, तो फिर कोर्ट समन्स इशू करेगा ऑपोजिट पार्टी के नाम पे, और जो आपने सेक्शन एलेज किए हैं, डिपेंडिंग ऑन दो सेक्शन, ऑपोजिट पार्टी को कोर्ट में आना पड़ेगा और बेल भी करानी पड़ेगी, एंड देन द केस विल प्रोसीड। अब वहीं अगर आपने 156(3) फाइल में आपने एफआईआर दर्ज कराई होती और देखते 6-8 महीने तक आपका, इवन इन केस द एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्डर्स के केस में तो पुलिस का इतना बुरा हाल होता है कि पुलिस बिल्डर के यहाँ से किसी को बुलाती नहीं है, और अगर आपने बिल्डर्स की जो कंपनी है उसके ओनर्स को आपने पार्टी भी बनाया है, तो भी वो अपने किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को या एडवोकेट को बेच के अपना काम चला लेते हैं। एंड यू विल फील दैट एंड यू विल फाइंड दैट देयर मे बी अ सिचुएशन जहाँ पर आप पुलिस थाने 10 बार समन किए गए हैं, डिस्पाइट यू आर द विक्टिम, बट एक्यूज्ड के यहाँ से कभी कोई आया ही नहीं है ना। इस तरह के केसेस हों तो बेटर ये होता है कि आप एफआईआर दर्ज कराने की जगह आप सीधा एज अ क्रिमिनल कंप्लेंट मूव करें। तो दोस्तों, अगेन, इट इज़ नॉट वन कैन नॉट गिव अ स्पून फीडिंग एडवाइस ऑन इट, और नॉर यू कैन हैव अ थंब रूल। वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स। 156(3) में या 200 में जाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मेरे को मेरा पैसा चाहिए। इन मैट्रिमोनियल केसेस, मुझे लड़का हो या लड़की हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो उसका ट्रायल जल्दी से जल्दी शुरू हो, ताकि मैं एविडेंसेस कोर्ट के सामने लेके आ पाऊँ। तो उसके लिए अगर हमने 156(3) में एफआईआर दी तो हो सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेट ही ना करे, या पुलिस बहुत टाइम ले, और मेरे पास अगर सफिशिएंट एविडेंसेस हैं तो मेरे लिए बेटर यही होगा कि मैं सेक्शन 200 के अंदर जाऊं
और अपने सारे एविडेंसेस लर्नेड कोर्ट के आगे रखो। तो one has to be thinking on his feet, one has to be agile, what all options he has, and one has to keep all the options open always. और अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आप अलेक्जेंडर कहलाएंगे द ग्रेट।